अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी में और ये है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा। ओके, तो आप देखोगे कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जीज हैं वो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स से तो ज्यादा है, बट पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी से कम है। मींस दोनों के बीच की आयोनाइजेशन एनर्जी है। हम ऐसा कह सकते हैं कि S से ज्यादा D और D की जो है P से क्या है, कम है। ये है इनके आयोनाइजेशन एनर्जीज के ऑर्डर। तो एक तो ये ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन है। ओके, अब हम आते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जीज जो हैं, जो ट्रांजिशन सीरीज है उसमें किस तरह से अफेक्टेड होती हैं। तो आप देखोगे कि चाहे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, या इससे भी हायर आयोनाइजेशन एनर्जीज हैं, जनरली एक जो सीरीज है उसमें लेफ्ट से राइट की तरफ लगातार बढ़ती जाती है। बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं आता, बट बढ़ती है। और अगर आप फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो थोड़ा स्लाइट चेंज होती है लेफ्ट टू राइट। आप देखोगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो एटम में जो होगी सीरीज में मेंबर टू मेंबर बहुत ही स्लाइट चेंज दिखेगा। समझ गए ना? कुछ तो ऐसे हैं जहां लगभग सिमिलर सी बनी हुई है, जैसे कि आप देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम फेयरली सिमिलर है। ऐसे ही आयरन, कोबाल्ट, निकल में सिमिलर है और इररेगुलर है। कोई डेफिनेट ऑर्डर नहीं है, कहीं इंक्रीज हुई है, कहीं डिक्रीज हुई है। तो देखो, जो स्लाइट चेंज होने का रीजन है वो तो इनके स्लाइट एटॉमिक साइज चेंज होने के कारण है। इनकी सिमिलर एटॉमिक साइजेस हैं। पीरियड में अभी आपने देखा था कि आप एटॉमिक रेडियाई के वेरिएशन में कि लगभग सिमिलर बनी हुई है, बीच में लास्ट में थोड़ा बढ़ जाती है। तो वो स्लाइट चेंज होने का रीजन तो है इनके एटॉमिक साइज में स्लाइट चेंज होना। और इरेगुलरिटी का रीजन जो है बच्चों वो है इनकी जो 3d और 4s ऑर्बिटल्स हैं, इनकी रिलेटिव एनर्जीज में डिफरेंट होना मेंबर टू मेंबर। मींस अगर स्कैंडियम में 4s और 3d की एनर्जी में कोई डिफरेंस है तो उससे कहीं ज्यादा या एक अलग प्रकार का डिफरेंस आगे वाले मेंबर में है। ये शिल्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये सारे फैक्टर्स मिलते हैं जो इनकी 3d और 4s की रिलेटिव एनर्जीज में काफी डिफरेंस ला देते हैं। मतलब मेंबर टू मेंबर 4s और 3d की एनर्जीज में काफी डिफरेंस दिखता है, एक सा डिफरेंस नहीं है कि हम ये कहें कि स्कैंडियम में 3d और 4s में जो चेंज है वहीं उसके आगे वाले में उतना ही चेंज है, ऐसा नहीं है। इनकी रिलेटिव एनर्जीज काफी डिफर होती जाती हैं और यही रीजन है कि कहीं डिफरेंस ज्यादा है तो कहीं कम है, तो ये वेरिएशन जो है इरेगुलर दिखता है। यही मैंने लिखा है कि देयर इज इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी अलोंग ईच सीरीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज slightly increase from left to right in series। समझ गए बच्चों? However, it is not regular। अभी हम वैल्यूज लिखेंगे, बट अगर आप सेकेंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जीज में देखोगे तो काफी रेगुलरिटी दिखेगी, बट फर्स्ट में ऐसी कोई रेगुलरिटी स्पेसिफिक नहीं दिखेगी। इट मींस आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट फॉर Sc, टाइटेनियम, वैनेडियम, समझ गए बच्चों, आर फेयरली क्लोज टू वन अनदर, इनमें काफी क्लोज है। ऐसे ही सिमिलरली आप देखोगे सी, FeCO, Cu इनमें काफी सिमिलर है, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर। द स्लाइट वेरिएशन इज ड्यू टू स्लाइट वेरिएशन इन एटॉमिक साइज। समझ गए ना? इन सीरीज आपने देखा कि जो एटॉमिक साइजेस हैं ये सीरीज में ज्यादा चेंज नहीं होती, लगभग सिमिलर बनी है। एंड इरेगुलर ट्रेंड इन फर्स्ट आयोनाइजेशन is due to difference in the relative energies of 4s and 3d orbitals for member to member in series। बट मेंबर से दूसरे मेंबर की तरफ जब हम जाते हैं तो 4s और 3d की जो रिलेटिव एनर्जीज का जो डिफरेंस है या रिलेटिव एनर्जीज हैं वो एक मेंबर में अलग है, दूसरे मेंबर में अलग है, तीसरे मेंबर में अलग है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनमें अलग अलग टाइप का स्क्रीनिंग इफेक्ट है, न्यूक्लियर चार्ज है, कई फैक्टर्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, फील्ड है, एक्सचेंज एनर्जी है, ये सारे फैक्टर्स मिलके इनकी रिलेटिव एनर्जी में डिफरेंस बनाते हैं और ये डिफरेंस मेंबर टू मेंबर बदलता है। और यही रीजन है कि ये इरेगुलर ट्रेंड दिखता है। जहां पर लगभग ये डिफरेंस सिमिलर सा बना हुआ है वहां पर इनकी जो एनर्जीज है वो आसपास क्लोज हो जाती है। जहां ये डिफरेंस बहुत ज्यादा बन जाता है वहां डिफरेंस ज्यादा आ जाता है।
लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद या दो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद अब डी ऑर्बिटल्स की एनर्जीज में कोई रिलेटिव चेंज दिखाई नहीं देता, वो लगभग सिमिलर एनर्जीज के बने रहते हैं। और ऐसे में जो रेगुलरिटी है फर्स्ट और सेकंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जीज की जो सीरीज में आप देखोगे वो काफी रेगुलर हो जाती है। फर्स्ट से ज्यादा रेगुलर है टू, और टू से ज्यादा कहीं रेगुलर आपको दिखेगा थर्ड में, आप सीरीज में अगर आप चल के देखेंगे तो एक तो यही ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन होता है कि इनके रेगुलरिटी का रीजन क्या है। तो इनकी रेगुलरिटी का रीजन है कि 4s और 3d एनर्जी जो रिलेटिव एनर्जीज हैं वो काफी कुछ अल्टर्ड होती हैं, बदली हुई होती हैं, और यही रीजन है। दूसरा है कि सिमिलरिटी क्यों है, तो इट इज ड्यू टू, या स्लाइट वेरिएशन क्यों दिखता है, तो स्लाइट वेरिएशन इज ड्यू टू सिमिलर एटॉमिक साइजेस। तो ये इसको नोट करें। अब देखो बच्चों, अगर हम यहां पर आ जाएं तो ये है फर्स्ट सीरीज, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देखो आप 631, 656, फिर 650, 653, 717। आप देख रहे हैं कि कोई रेगुलरिटी नहीं है, बट एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो दिख रही है, थोड़ा थोड़ा आप देख रहे हैं इंक्रीज हुई है, यहां तक कम बनी है, फिर यहां इंक्रीज होती गई है। 717, 762, 758, 736, 745, 790। तो यहां पर इरेगुलरिटी है बट और वेरिएशन भी बहुत कम दिख रहा है। आप देख रहे हैं कि वेरिएशन कितना कम है, 631, 656। तो ऐसा रीजन है कि इनकी साइज में सिमिलरिटी है। यहां पर सबसे ज्यादा है, तो ये क्यों है ऐसा? यहां पर अगर हम इस रिलेटिव रूप से देखें तो यहां स्टेबल, तो स्टेबल D5 कॉन्फ़िगरेशन के कारण। जिंक में चले जाएं तो D10 कॉन्फ़िगरेशन। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सिमिलर है, स्लाइट चेंज है, मैंने आपको रीजन बता दिया, साइज में ज्यादा स्लाइट चेंज ना होना। इरेगुलरिटी का रीजन है इनकी 3d और 4s की जो एनर्जीज का डिफरेंस है या रिलेटिव एनर्जीज है वो मेंबर बाय मेंबर अलग अलग होता है। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी देखो, इसमें रेगुलरिटी बनी हुई है, पहले फिर इससे ज्यादा, फिर इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा और बढ़ती गई है, और इस तरह से यहां तक रेगुलर दिख रही है, लेकिन यहां थोड़ा सा कम हो गया। सेकंड रेगुलर ट्रेंड में थोड़ा अलग दिख रहा है। रीजन ये है कि जिंक सेकंड इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी निकाल देता है, क्यों? क्योंकि एक दो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसमें एक इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, D0 कॉन्फ़िगरेशन, बट इनमें ऐसा नहीं है। इसी तरह से आप इसमें चले जाए, कॉपर में फर्स्ट से और सेकंड काफी डिफरेंस रखता है। रीजन है एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद D10 कॉन्फ़िगरेशन अगला निकालोगे तो ज्यादा एनर्जी लगती है, और यही रीजन है कि यहाँ एकदम रेगुलर ट्रेंड में बहुत ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है। तो हम कुछ पॉइंट्स अलग से नोट करेंगे कि फर्स्ट से ज्यादा सेकंड एकदम रेगुलरिटी में चेंज होना, कॉपर में D10 कॉन्फ़िगरेशन है इस तरह से, यहाँ दो निकलने के बाद D10 कॉन्फ़िगरेशन आता है। ऐसे ही यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर आपको देखने को ऐसा डिफरेंस काफी बड़ा मिलेगा, क्योंकि इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद D5 कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पर एकदम रेगुलरिटी में ज्यादा चेंज आ जाने का रीजन है इनके कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम एक वर्टिकल ग्रुप में चलें, अगर ग्रुप में देखें तो ऊपर से नीचे चलोगे तो आपको देखोगे कि जो थर्ड बी है इसमें तो रेगुलर डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि साइज रेगुलर इंक्रीज होगी, साइज इंक्रीज रेगुलर, ठीक है। लेकिन अगर आप यहां जाएं टाइटेनियम, जर्मेनियम, हॉफनियम, तो यहां पर आप देखोगे कि वर्टिकल कॉलम फर्स्ट टू सेकंड सीरीज, ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ये डिक्रीज हो रही है ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, बट ऑलमोस्ट सिमिलर और इंक्रीज फ्रॉम सेकंड टू थर्ड सीरीज ड्यू टू सिमिलर इन साइज एंड हाई न्यूक्लियर चार्ज। कि यहां से यहां तो डिक्रीज हुई है, फिर यहां से यहां इंक्रीज हो गई है। रीजन ये है कि यहां से यहां साइज बढ़ी है, कि इन दोनों के बीच में अभी आपने साइज का देखा कि यहां से यहां साइज बढ़ी, बट यहां से साइज, इन दोनों के बीच में जो साइज है वो आप देख रहे हैं सिमिलर है, बट न्यूक्लियर चार्ज की बात करें तो वो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। साइज तो चेंज नहीं, लेकिन एटॉमिक नंबर भी तो एकदम बढ़ा है, और यही रीजन है कि सेकंड से ज्यादा थर्ड सीरीज के मेंबर्स में क्या दिख रहे हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे इसमें दिख रहा है, ऐसे इसमें। तो आप इस तरह से ध्यान रखें कि अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें, ठीक है, और इसकी साइज की बात करें, तो सेकंड सीरीज से ज्यादा है फर्स्ट सीरीज का, लेकिन फर्स्ट और सेकंड से ज्यादा है किसका, थर्ड सीरीज का। समझ गए ना? तो ये आपको ऑर्डर दिखता है, क्यों? क्योंकि साइज की बात करें तो फर्स्ट से बड़ी साइज है सेकंड की, लेकिन सेकंड और थर्ड की साइज है तो सिमिलर है या
छोटी है, तो जब साइज छोटी तो न्यूक्लियर आयोनाइजेशन एनर्जी, तो इस तरह का ऑर्डर मिलता है ये। तो इसको आप नोट करो। देखो बच्चों यहां पर 1592 है, एक्चुअली 1502 नहीं है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां से यहां डिक्रीज हो गई है, जस्ट यहां भी एक रेगुलर ट्रेंड एकदम चेंज हो रहा है। रीजन ये है कि क्रोमियम में एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या हो गया है, कॉन्फ़िगरेशन जो है D5 हो गया है, इसलिए एकदम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जबकि यहां पर एक निकलने के बाद अभी भी एक बचा हुआ है, और यही रीजन है कि यहां से यहां जाने पर एक फॉल हुआ है, डिक्रीज हुआ है। ऐसा ही यहां पर हम इनको अलग से डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये है, तो एक थोड़ी सी इरेगुलरिटी आपको यहां दिखेगी, बाकी सब में रेगुलरिटी, तो ये कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस के कारण है। तो हम कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नोट करेंगे, उन्हीं को आपको याद रखना है, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। अब देखो बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, और इन पॉइंट्स को विशेष याद रखना है क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते रहते हैं। देखो पहले तो ये लिखा हुआ है वैल्यूज, ओके, और ये जो लिखे हैं नीचे, मैं सबकी वैल्यू नहीं लिखी, मैंने कुछ की लिखी है, तो ये वैल्यूज लिखी हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। पहला पॉइंट ये है कि आप देख रहे हैं कि जिंक, कैडमियम और Hg, अगर आप तीनों वैल्यूज जिंक, कैडमियम और Hg के लिए फर्स्ट IE निकाल के देखेंगे सीरीज में, तो ये बहुत ही ज्यादा हाई वैल्यू है अकॉर्डिंग टू रेगुलर ट्रेंड, कि जैसा रेगुलर ट्रेंड दिख रहा है उसमें इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जिंक में देखो आप 906 हो गई, ऐसे ही कैडमियम Hg में। ऐसा क्यों है बच्चों? क्योंकि इन एलिमेंट्स में 3d10 या हम ये कहें n-1 d10 ns2 कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, और यही रीजन है कि इन एलिमेंट्स से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना भी क्या है, डिफिकल्ट होता है। समझ गए ना कि ये कॉन्फ़िगरेशन है, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं, देयरफॉर ठीक है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इज डिफिकल्ट। ये रीजन है, तो इसलिए इनकी सबसे ज्यादा वैल्यू, तो हर एक सीरीज में लास्ट मेंबर में सबसे ज्यादा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। ये आप अच्छे से ध्यान रखना है, पहला पॉइंट। दूसरा है कि देयर इज अ फॉल इन IE2 फ्रॉम क्रोमियम टू मैग्नीज। आप देखो यहां पर क्रोमियम की जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा है और मैग्नीज की कम है, जबकि जनरल ट्रेंड ये कहता है कि इसकी ज्यादा होनी चाहिए थी। जस्ट ऐसा ही यहां देखो आप, ये और ये जनरल ट्रेंड में इससे ज्यादा इसकी होनी थी, लेकिन ये ज्यादा है और ये कम है। ऐसा क्यों हुआ है बच्चों? दिस इज because after removal first electron Cr plus Cu2 plus acquire stable D5 or D10 configuration respectively, and removal of second electron from Cr1 plus Cu1 plus is very difficult। समझ गए ना कि इनमें से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना तो इजी है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद आप देखोगे यहां पर तो ये D5 और यहाँ क्या 4s1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 3d5 और ये क्या हो जाएगा, सॉरी 3d5 और ये 4s0। अब यहाँ पर अगर आप रिमूवल करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ऐसा ही कॉपर में देखो आप, यहाँ पर कितना होता है 3d10 4s2, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 3d10, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 3d9। तो यही रीजन है कि कॉपर क्रोमियम 1 प्लस और कॉपर 1 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद आप देख रहे हैं ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ऐसे में इन आयंस से अब इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, और यही रीजन है कि इस तरह से एक वेरिएशन जो है, जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर है उससे कुछ उल्टा हो जाता है। तो समझ गए बच्चों कि क्रोमियम और मैग्नीज में आप देख रहे हैं, और कॉपर और जिंक में जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है उसमें उल्टा ऑर्डर मिल रहा है, गिराव मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इनके एक एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद या तो D5 D10 विन्यास हो गया जो स्थायी, और ऐसे में इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। तो ये दो पॉइंट पहले नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी डिफरेंस लार्ज फॉर
क्रोमियम एंड कॉपर। आप देखोगे क्रोमियम और कॉपर में जो सेकंड और फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज का जो डिफरेंस है वो पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा दिखता है अपने प्रीसीडिंग मेंबर्स से। ऐसा क्यों है बच्चों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिमूवल के बाद Cu जो कॉपर 1 प्लस Cu2 प्लस जो बन रहे हैं इनमें स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब इनसे नेक्स्ट या सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा? डिफिकल्ट होता है। और यही रीजन है कि इनके फर्स्ट और सेकंड में काफी लार्ज डिफरेंस दिखता है। आप देखोगे क्रोमियम में इतना है और ये सेकंड ये है। जस्ट ऐसे ही कॉपर में देखो इस तरह का डिफरेंस, इतना ज्यादा डिफरेंस अदर मेंबर्स में आपको दिखाई नहीं देगा। ओके, तो इस तरह से आपने देखा। और अगर ये डिफरेंस में देखें तो कॉपर में ज्यादा है और क्रोमियम में कम है, क्योंकि कॉपर में D10 कॉन्फ़िगरेशन है मोर स्टेबल, मतलब D10 इज मोर स्टेबल देन D5। एक चीज नेक्स्ट है कि जो थर्ड और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जीज का जो डिफरेंस है Mn में, ये पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा है। रीजन क्या है बच्चों? कि इनमें जब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन जब मतलब 2+ स्टेट आ गई तो 2+ स्टेट में इनमें क्या हो जाता है? कॉन्फ़िगरेशन ये मिल जाता है, मतलब मैग्नीज की 2+ स्टेट में D5 कॉन्फ़िगरेशन है। अब मान लो आप इससे थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो एक अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो जाएगा कि 2+ में D5 है और 3+ में क्या हो जाएगा? आप देखोगे D4। तो ऐसे में ये जो डिफरेंस है इसलिए लार्ज हो गया क्योंकि 3+ या हम कहें कि 3+ Mn स्टेट अनस्टेबल हो जाती है। वो नहीं चाहती कि वो इस तरह से अनस्टेबल हो। यही कारण है कि ये डिफरेंस लार्ज इन सीरीज ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इन Mn2+ एंड रिमूवल ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन इज वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए थर्ड और सेकंड का डिफरेंस Mn में सबसे ज्यादा दिखता है। थर्ड और 2 का डिफरेंस अगर आप Fe में देखोगे तो सबसे कम मिलेगा सीरीज में। रीजन क्या है कि Fe2+ में D6 कॉन्फ़िगरेशन है, 3+ में 5 है। तो ये बहुत जल्दी अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल के अपने आप को स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर लेता है। और यही रीजन है कि जो आयरन है, आयरन में आप देखोगे सेकंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जीज का जो डिफरेंस है वो सबसे लोएस्ट है, मैग्नीज में सबसे हाईएस्ट है। तो यहां तक अब देखो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स लिखे हैं, जैसे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्रोमियम का बेरिलियम और मैग्नीज से ज्यादा है, ऐसे ही कॉपर का जिंक से भी और निकल से भी ज्यादा है। थर्ड में अगर देखें तो Mn का Fe से भी ज्यादा है क्रोमियम, निकल से ज्यादा कॉपर, कॉपर से ज्यादा जिंक। तो इस तरह के ऑर्डर्स जो है ना ऑब्जेक्ट में आते रहते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। अब देखो बच्चों, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आ जाते हैं और ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखोगे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो मिलेंगी उनकी स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करना है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो इसको आप अच्छी तरह से समझें, फिर हम आगे इसके एप्लीकेशंस लेंगे। तो देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव। सबसे पहले मैं यहाँ बता दूं कि एक स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है, समझ गए ना, इज रिलेटेड टू टोटल एंथैल्पी एंड फ्री एनर्जी चेंज अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग साइकिल। अगर हम इस साइकिल को देखें कि ये हमारे पास कोई एक मेटल है, ठीक है, आपने उसका इलेक्ट्रोड बना दिया, इलेक्ट्रोड को आपने एक्वस मीडियम में रखा, यहाँ क्या रखा? वाटर, और वो इस तरह से एक्वस आयन में चेंज होता है और ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। तो ये जो डेल्टा H है, या हम ये कहें कि सॉलिड का इस तक चेंज होने में ये इतने स्टेप्स होते हैं। पहले सॉलिड का सब्लिमेशन हुआ होगा, मींस वो गैसियस फॉर्म में आया होगा, एटम्स फ्री हुए होंगे, तो ये सॉलिड था। और ये कहां, ये क्या कहलाएंगे बच्चों? फ्री एटम्स। ओके, तो जब मेटल इलेक्ट्रोड को हम वाटर में रखेंगे तो पहले सॉलिड से वो फ्री एटम्स में चेंज होगा, इसमें जो एनर्जी होगी ऐसी है, फिर उसका आयोनाइजेशन होगा। अब चाहे वो N+ कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, समझ गए ना, वो इलेक्ट्रॉन्स के अनुसार IE ये टोटल है, टोटल मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी है वो जोड़ दें। और इसके बाद ये आयंस जो है यहाँ पर हाइड्रेशन हुआ है, तो ये क्या है यहाँ पर? हाइड्रेशन एनर्जी, मतलब यहाँ पर हमारा क्या हो गया? हाइड्रेशन। यहाँ क्या हुआ है? आयोनाइजेशन
सब्लिमेशन, ओके। यहां पर क्या है बच्चों, आयोनाइजेशन, और फिर इसके बाद हुआ हाइड्रेशन, और ये है। तो कुल मिला के जो डेल्टा H टोटल है, हम ऐसा लें, डेल्टा H टोटल रिलेटेड टू सब्लिमेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी अकॉर्डिंग टू बॉन हैबर साइकिल। तो समझ गए बच्चों कि मानक ऑक्सीकरण विभव निम्न चक्रण में कुल एंथैल्पी परिवर्तन और मुक्त ऊर्जा परिवर्तन से इस तरह से संबंधित है। तो ये पूरी प्रोसेस हुई, यहां पर डेल्टा H टोटल इन सारी एनर्जीज का सम है। अब डेल्टा H नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव, ये डिपेंड करता है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव है। डेल्टा H कब पॉजिटिव होगा, जब Fe और I ग्रेटर देन He, जैसे कि कॉपर है, कॉपर के लिए ये दो एनर्जीज इसकी हाइड्रेशन एनर्जी से कहीं ज्यादा होती है, तो डेल्टा H कैसा हो जाता है, पॉजिटिव। और अगर हम इसमें देखें कि नेगेटिव कब होगा, जब ये और ये इन एनर्जीज का सम, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी और सब्लिमेशन एनर्जी जो कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये दोनों क्या है बच्चों, एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो इसकी एनर्जी जब हाइड्रेशन एनर्जी से कम होती है, जैसे कि निकल है, जिंक है, और भी पूरी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में इसको छोड़ दें तो बाकी सब के लिए ये ऑर्डर आपको दिखेगा। मतलब कॉपर को छोड़ दो तो बाकी जितने मेंबर्स आप देखोगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में, वो यही ऑर्डर फॉलो करेंगे। यहां तक बात समझ गए? मतलब यहां पर और आगे बताएं कि जब सॉलिड जो है वाटर में डिसॉल्व होता है, एक्वा साइन और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, तो इसका एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, सब्लिमेशन एनर्जी जो है ये मैंने आपको बता दी, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आता है कि डेल्टा G किस तरह से रिलेटेड है, तो यहां पर डेल्टा H टोटल और डेल्टा SG, इनका जो सम है वो है, सॉरी इनका जो डिफरेंस है ये क्या है बच्चों, डेल्टा G। ये तो आप जानते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से कि डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। डेल्टा G और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इस तरह से रिलेटेड होंगे अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन। अब डेल्टा G अगर नेगेटिव आएगा, समझ गए ना, जैसा कि आपने देखा यहां पर, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, मींस ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल इन वाटर इज स्पॉन्टेनियस। समझ गए बच्चों कि अगर डेल्टा G नेगेटिव आ गया तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव का मतलब क्या है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी। ऐसे में अगर हम मेटल को वाटर में रखेंगे तो वो इस तरह से ऑक्सीडाइज्ड होने लगेगा और ये प्रोसेस कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा G अगर पॉजिटिव है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव आएगा। ऐसे में मेटल का ऑक्सीडेशन वाटर में नहीं होगा, मींस इलेक्ट्रोड वो उस समय डिसॉल्व नहीं होगा, बल्कि वो किसका वर्क करेगा, कैथोड का। और यहां पर किसका वर्क करेगा बच्चों, एनोड, और यहां किसका वर्क करेगा, ये कैथोड में, किसमें, वाटर में। अब हमें जानते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल इस तरह से रिलेटेड है, तो यहां तक आप नोट करें। अब देखो बच्चों, आपको अगर एक इस तरह की वैल्यूज दे रखी हो, सब्लिमेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन फर्स्ट एंड सेकंड एडिशन, जैसे कि मैंने कॉपर के लिए लिख रखा है, डेल्टा H टोटल कैलकुलेट कर लिया, ये वैल्यू आई। डेल्टा S आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, ये किलो जूल में है तो मैंने इसको जूल में ले लिया। टेंपरेचर है 298, तो T डेल S आपने कैलकुलेट किया है, डेल्टा G की वैल्यू आपने यहां पर कैलकुलेट कर ली। फिर आप एक रिलेशन लगाते हैं, डेल्टा G माइनस NFE ऑक्सीडेशन, तो ये वैल्यू रखी है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ रहा है -0.34 वोल्ट और रिडक्शन पोटेंशियल है ये। इस तरह से आपने वैल्यू कैलकुलेट की तो ये पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव आया। इसका मतलब है कि कॉपर से कॉपर 2+ का जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, मींस कॉपर वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, बट इसका जो रिडक्शन है कॉपर 2+ से कॉपर में, ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। अब हम आते हैं कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कि स्टैंडर्ड Mn2+/m, ठीक है, मतलब हम यहाँ पर जैसे टाइटेनियम 2+ टाइटेनियम वेनेडियम ये वैल्यू लें, क्योंकि स्कैंडियम इस तरह का 2+ साइन नहीं बनाते इसलिए मैंने नहीं लिया ये लिखी हुई है 12। तो आप देख रहे हैं कि कॉपर को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स के लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है रिडक्शन, ये कौन सा पोटेंशियल है बच्चों, रिडक्शन, ये सब के लिए नेगेटिव है, इसके लिए क्या है, पॉजिटिव है। या हम ये कहें अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लें यहाँ पर कि Mn/Mn 2+, तो यही 1.6, 1.18, 0.91, 1.18, 0.44, 0.28, 0.25, तो यहाँ 0.34, तो ये 0.76।
इसका मतलब है कि ये जो सारे एलिमेंट्स हैं यहां तक के, ये वाले आप देखोगे कि ये हो जाएंगे ऑक्सीडाइज्ड इन वाटर, ये वाटर में ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे। और ऐसा कोई भी एलिमेंट जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव हो, ऐसे मेटल को जब हम वाटर में रखेंगे तो वो स्पॉन्टेनियसली ऑक्सीडाइज्ड होगा। कॉपर को छोड़कर बाकी सब रिड्यूसर मींस ऑक्सीडाइज्ड होंगे और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। तो ये सारे एलिमेंट रिड्यूसर हैं, बाकी कॉपर जो है ऑक्सीडाइजर होगा। थर्ड आयोनाइजेशन की बात करें, थर्ड ठीक है, आयोनिक जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में इन एलिमेंट्स का देखो आप रिडक्शन पोटेंशियल भी क्या है, इनको छोड़कर ये पॉजिटिव है, तो ये ऑक्सीडाइजर है, ये रिड्यूसर है। तो यहां तक आप नोट करें। अब देखो बच्चों, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है। जैसे पहला है कि नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है, या हम ये कहें कि E0 ऑक्सीडेशन पॉजिटिव है, देन मेटल ऑक्सीडाइज्ड इन वाटर लिबरेट हाइड्रोजन। ध्यान रखें कि ऐसा मेटल वाटर या फिर एसिड में हाइड्रोजन को क्या करेगा बच्चों, लिबरेट करेगा। तब तो क्या करेगा, H2 अम्ल से या जल से, ठीक है, H2 मुक्त करता है। ओके, तो एक पॉइंट याद रखना है। दूसरा है कि ई स्टैंडर्ड रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पॉजिटिव वैल्यू एलिमेंट विल बी रिड्यूसर, मतलब ये कोई भी एलिमेंट अगर उसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो एलिमेंट क्या होगा बच्चों, रिड्यूसर होगा। और रिड्यूसिंग नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जितना ज्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा एलिमेंट उतना ही अच्छा रिड्यूसर होगा। आप देखते हैं कोबाल्ट, आयरन, एमई, इनके लिए अगर आप इनका मैंने आपको वैल्यू बताई है कि Fe में 0.77 वोल्ट है, इसमें आपने मैग्नीज में देखा और कोबाल्ट में 1.57 है, 1.97 है, ये वैल्यूज अभी आपने देखा। तो इसका मतलब है कि ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर देखना है, रिडक्शन पोटेंशियल की पॉजिटिव वैल्यू, जितनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू उतना ही ज्यादा रिड्यूशन। तो कोबाल्ट 3+, आयरन 3+, Mn3+, ये सब क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि Mn3++, ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अगर हम ये कहें और ये चेंज हो रहा है 3+ से Mn2+ में, और यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा G कैसा आएगा, नेगेटिव। इसका मतलब है कि ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। और इस तरह से Mn3+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके 2+ में चेंज होने लगेगा तो Mn3+ एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर होगा। और जितना ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू उतना ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर, तो ये ऑक्सीडाइजर होंगे। फिर आते हैं पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल फॉर Cu इज ड्यू टू। एक क्वेश्चन आता है कि Cu में ये क्यों है पॉजिटिव, मैंने पूरा कैलकुलेशन करके बता दिया कि जो सब्लिमेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एनर्जी है इनका जो सम है इसकी हाइड्रेशन एनर्जी से कहीं ज्यादा है। और यही रीजन है कि कॉपर 2+ वाटर में आयोनाइज्ड नहीं होता, और ऐसे में इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कैसा हो जाता है बच्चों, पॉजिटिव, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। समझ गए ना, इस तरह से। नेक्स्ट आता है कि निकल के लिए अनएक्सपेक्टेड क्यों है, जबकि कॉपर में एकदम पॉजिटिव है और निकल में नेगेटिव है। कॉपर पॉजिटिव कैसे हो गया, निकल में ऐसा क्यों हुआ है, तो निकल में ऐसा इसलिए हुआ है बच्चों क्योंकि निकल की हाइड्रेशन एनर्जी उसकी दोनों एनर्जीज के सम से कहीं ज्यादा है, जबकि कॉपर में इसका उल्टा है। और ये बता दूं कि कोई भी एलिमेंट जिनमें हाइड्रेशन एनर्जी की सब्लिमेशन एनर्जी से ज्यादा हो वो जो होंगे हमेशा रिड्यूसर होंगे। और यही कारण है कि कॉपर जो है, कॉपर के जस्ट पहले जबकि निकल है या जस्ट बाद जो जिंक है, उनमें ऐसा क्यों हुआ है, तो रीजन है इनकी हाई हाइड्रेशन एनर्जी के कारण। फिर आता है कि इरेगुलरिटी ऑफ ट्रेंड इन रिडक्शन पोटेंशियल। आपने पूरी सीरीज में देखा कोई रेगुलर ऑर्डर तो नहीं दिख रहा है। रीजन ये है कि इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जीज है, सब्लिमेशन एनर्जीज है, हाइड्रेशन एनर्जीज है, इनमें कोई रेगुलरिटी नहीं दिखती। और यही रीजन है कि इनके ट्रेंड, जनरल ट्रेंड में भी कोई रेगुलरिटी नहीं दिखती इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में। समझ गए बच्चों कि इरेगुलर ट्रेंड इन सीरीज, ठीक है, इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो रिडॉक्स हैं इन सीरीज, ठीक है, is due to their weak values अलग अलग है। More negative value than regular trend is due to
अब आता है कि कॉपर में ऐसा क्यों हो गया है, ठीक है। तो आपने देखा निकेल में तो ये हाइड्रेशन एनर्जी है इसलिए ऐसा हुआ है, कॉपर में क्या हुआ है, तो कॉपर में ऐसा इसलिए हुआ है कि कॉपर 2+ बन जाए तो वो D10 कॉन्फ़िगरेशन रखता है, और यही कारण है कि कॉपर को वाटर में रखते ही, सॉरी जिंक में हम देखते हैं, सॉरी कॉपर क्या है, जिंक में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जिंक में D10 कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, और यही कारण है कि ये वाटर में ऑक्सीडाइज हो जाता है। निकल में पूछ लिया तो हाई हाइड्रेशन एनर्जी का रीजन है। अगर हम कहें कि कॉपर में पॉजिटिव क्यों हो गया है, तो ये हाइड्रेशन एनर्जी कम है उसकी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी और सब्लिमेशन। कॉपर में जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, क्योंकि D10 के बाद कॉपर 1+ से कॉपर 2+ बनना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो ये जो IE2 है बच्चों, ये काफी हाई होता है कॉपर के लिए। तो यहां तक अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है कि Mn3+ से Mn2+ के लिए जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है वो मोर पॉजिटिव है, ठीक है, ये देख रहे हैं इनसे ज्यादा है। रीजन ये है कि Mn2+ D4 कॉन्फ़िगरेशन रखता है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तो D5 हो जाएगा, जो कि स्टेबल है, और ऐसे में इसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव दिख रहा है, मींस ये डेल्टा G नेगेटिव होगा, तो ऐसे में ये जो प्रोसेस है ये स्पॉन्टेनियस चल जाएगी। Mn3+ से Mn2+ सीधा है ज्यादा स्टेबल होगा। कई बार आपको 2 ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही एलिमेंट की दे रखी होती है और उनका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा होता है, तो ध्यान रखें कि रिडक्शन पोटेंशियल अगर पॉजिटिव है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी बच्चों, और ई रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है तो ध्यान रखना है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है क्या होगी, मोर स्टेबल होगी। मतलब अगर पॉजिटिव वैल्यू है, रिडक्शन पोटेंशियल की पॉजिटिव वैल्यू है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी, और अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। ऐसे में आपको कोई भी रिडॉक्स कपल दे दिया जाए, उसकी वैल्यू है देख के बता सकते हैं। मींस हम ये कहें कि Mn3+ से ज्यादा स्टेबल होगा क्या, Mn2+। ऐसे ही Fe3+ से ज्यादा स्टेबल होगा Fe2+। ऐसे ही अगर मान लो लिखा है क्रोमियम 3+ अपॉन क्रोमियम 2+ माइनस, यहाँ लिखा है -0.41, तो मैं ये कहूंगा कि 3 मोर स्टेबल देन Cr2+ इन एक्वस मीडियम। इस बेस पर आप किसी भी रिडॉक्स कपल का क्या बता सकते हैं, स्टेबिलिटी। इसी तरह से अगर मान लो आपको लिखा है ECl अपॉन Cl ऐसा और -1.36, तो इसका मतलब है कि Cl माइनस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Cl-, ये पॉजिटिव वैल्यू है। अगर मैंने कहा पॉजिटिव वैल्यू आती है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मींस नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, ये कहेंगे कि नेगेटिव मोर स्टेबल देन 0 और पॉजिटिव। इसका मतलब है Cl- ज्यादा स्टेबल होगा Cl से। जस्ट ऐसा ही अगर आप देखें कि Li++ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Li, ई रिडॉक्स मैंने दिया माइनस, ठीक है, 3.05। अब मैं कहूं ये ज्यादा स्टेबल होगा या ये ज्यादा, तो देखो बच्चों जहां नेगेटिव वैल्यू आ गई तो नेगेटिव वैल्यू होने पर कौन ज्यादा स्टेबल होता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा और ये लेस स्टेबल होगा ना। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ गई तो नेगेटिव वैल्यू आपको देख के जो मैंने आपको ऑर्डर बताया है वो मतलब है कि अगर रिडॉक्स पोटेंशियल पॉजिटिव है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, और नेगेटिव है तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हायर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 0 से कहीं ज्यादा है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। मींस लिथियम से लिथियम प्लस बनना इलेक्ट्रॉन ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। अभी हम देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट और उनकी स्टेबिलिटी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का इंपॉर्टेंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार, थैंक यू।